साथ काम करने वाले लोग और साहित्य में रुचि रखने वाले जो चौथीराम यादव के नाम पर भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो उनको अलग अलग तरीक़ों से अपने अपने ढंग से जानते थे, वे भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी के सामने मैं चौथीराम जी के बारे में कुछ संस्मरण तो मेरे पास ढेर सारे हैं, क्योंकि मैं भी उनकी छात्रा रही ये जीवन। तो संस्मरणों की तो शायद हम सब के पास कोई ना कोई धमाल, कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हैं जिससे सब एंगेज हो सकते हैं। तो उसी से मैं भी शुरू करूँगी, लेकिन उनकी आलोचना के बहुत सारे और आयाम हैं। और शायद अभी साथी विंध्याचल ने कहा भी कि पुण्य स्मृति की बजाय हमें स्मृति की तरह चीज़ों को देखना चाहिए। अगर हम उनको लोहे जैसा कि विषय मैं सूरज बहादुर थापा की उस किताब से अगर शीर्षक लेती हूँ, या केदार जी की कविता से कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, तो लोहे जैसे ठोस बौद्धिक कर्म को अगर उनके हम देखें तो हमें उनकी बौद्धिक यात्रा से गुजरना ही उनकी स्मृति को सबसे बेहतरीन तरीके से समझना होगा। और उनके संस्मरण हवा में बनारस के पूरे माहौल में रहा करेंगे। हम लोग आपस में औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से उनके बारे में बातचीत करते रहेंगे, लेकिन उनको जो श्रद्धांजलि होगी या उनको जो भी याद करेंगे, उनके बौद्धिक कर्म पर हमें याद करना चाहिए और ठोस रूप में याद करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि आलोचना से वे कभी नहीं डरे थे। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक पीढ़ी उनके साथ चली गई है, इसको मैं बताऊंगी, अपने वक्तव्य में रखूंगी। और वो मेरे घर के बगल में ही रहा करते थे। जब उनके निधन की सूचना मिली तो मुझे एकाएक समझ में नहीं आया कि चौथीराम जी नहीं रहे। और ये कहना अजीब सा लगेगा, क्योंकि काशीनाथ जी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी लंबे समय से, तो एक खटका बना रहता था कि कोई ऐसी खबर कभी भी आ सकती है। चौथीराम जी को लेकर कोई इस तरह का खटका नहीं था जहन में। हाल ही में उनके निधन के कुछ ही महीने पहले चंडीगढ़ में उनके साथ गई थी, चंडीगढ़ या अमृतसर गई थी प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यक्रम में, और उसी तरह वो चल रहे थे, कहीं कहीं उनके पैर लटपटा जा रहे थे, तो समझ में आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो जज्बा, बोलने का, बात को रखने का वो जो जज्बा था, वो अंत तक मुझे दिखाई पड़ा। तो एकाएक बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि वो हमारे बीच नहीं रहे। समय लगा इस बात पर भरोसा करने में कि अब वो नहीं है, और कई कारणों से, क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत सी चीज़ों पर बातें और बहसें हुआ करती थी। कहीं भी किसी कार्यक्रम में यहाँ से जाना हो तो मेरी ही गाड़ी में ज़्यादातर जाया करते थे, मैं पास में ही थी। तो गाड़ी में जब वो बैठे रहते थे तो इतनी सारे मुद्दों पर बात बहस हुआ करती थी उनसे, और सफ़र में ही कई चीज़ें सुलझती और उलझती रहती थी उनसे। इसके अलावा जब मैं एमए में यहाँ पढ़ती थी तो मैं उर्दू पढ़ना चाहती थी, मेरी उर्दू में रुचि थी, थोड़ा बहुत पढ़ना जानती थी। और जब मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया कि मैं ऑप्शनल पेपर में उर्दू पढ़ूंगी, तो उन्होंने मना कर दिया सीधे, एक कोई ऐसे पढ़ेगा उर्दू इस तरह से नहीं। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे अलग से बुला के कहा कि तुम 2 या 3 और स्टूडेंट का इंतज़ाम करो, जब 2 या 3 और लोग हो जाएंगे तब तुम उर्दू पढ़ सकती हो। फिर वो मैंने कैसे कैसे तो इस तरह से किया, और उसके बाद उर्दू पढ़ने का मौका मुझे मिला उसी दौरान। तो उस दौरान तो उनसे इन चीज़ों पर बातचीत नहीं हुआ करती थी, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पर, ख़ासतौर से दलितवाद पर, मार्क्सवाद पर, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील आंदोलन, नामवर पर, अम्बेडकर पर, इस तरह की बातें, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर बहुत सारी बातें उनसे होती थी। और हाल फिलहाल में जौनपुर से लौटते हुए तो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हो गई वहीं बैठे बैठे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, इन बातों को हमें सोचना होगा और एक राह बनानी होगी कि कैसे हम इस धारा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वे ही थे जिनसे किसी भी मुद्दे पर खुल करके बात हो सकती थी। वो चाहे उनके विरोध में जाती हो तो भी हमें ये महसूस होता था कि हम उनसे बोल सकते हैं एक बार। ये एक बड़ी परंपरा थी उनके साथ, जो उनके साथ थी। उनके बाद मुझे ये कहने में थोड़ा अजीब लगता है कि उनके बाद मुझे बहुत कम या नहीं के बराबर दिखाई देता है, जिस तरह से विमर्शों का, जिस तरह का दौर ये है। तो अगर लोक धर्मी आलोचना की बात की जाए, या मैंने उसको जब देखा, लोहा देखा के आधार पर बात की जाए, और सिंबॉलिकली अगर मैं इस बात को कहूँ, लोहे की बात कहूँ, तो लोहा पूरे देश या दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लोहा और कोयला। लेकिन लोहे और कोयले को ही सबसे ज़्यादा, मैं सिंबॉलिक रूप में कह रही हूँ, अगर कहीं सुंदरता का प्रतीक हो, श्रम का प्रतीक हो, तो लोहे और
कोयले को सबसे नीचे, सबसे दोयम, सबसे खराब या दोयम तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। केदारनाथ अग्रवाल ने दूसरे रंग में उसका श्रम के आधार पर उसका इस्तेमाल किया है अपनी कविता में, लेकिन लोहे से ज़्यादा सोने पर लोगों का ध्यान है, बाकी दूसरे और संसाधनों पर ध्यान है। हालांकि समूचे देश की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था लोहे पर और कोयले पर आधारित है। अगर लोहा और कोयला न हो तो सारी इकोनॉमी एक दिन के अंदर तबाह हो सकती है। आप जानते हैं कि उसका कितना बड़ा रोल है। जितनी भी फैक्ट्रीज, जितने भी फर्म्स, जितनी भी चीज़ें चलाने में इनका क्या रोल होता है, लोहे और कोयले का। और रंग से भी इसका आता है कि वो लोहा और कोयला क्या है। तो खैर, ये एक दूसरी बात हुई, इसको मैंने एक प्रतीकात्मक ढंग से बात को शुरू करने के लिए आपके सामने रखा था। तो मैं समझती हूँ कि चौथीराम यादव का जो व्यक्तित्व है, और अभी आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं प्रियंका जी को और उनके सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगी कि हम लोग सोचते रह जाते और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं करा पाते, क्योंकि 1 साल हो गए उनके निधन को। सभी बात तो कर रहे थे, लेकिन एक आयोजन के रूप में उनको याद करना और सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। और मुझे पता चला तो मुझे लगा, देखिए लोग हैं जो उन्हें अभी भी रखेंगे, याद करेंगे, और व्याख्यान माला के तहत हर साल इस तरह का कार्यक्रम हम लोग रख सकते हैं और उनके विचारों से गुजर सकते हैं, क्योंकि उनके विचारों की बड़ी ज़रूरत है आज। तमाम आलोचना और मतभेद के बावजूद उनकी आलोचना में पैठ हमें बनानी पड़ेगी। मैं समझती हूँ कि चौथीराम यादव का जो व्यक्तित्व है वो 2 तरह से बना है। एक तरफ वे अम्बेडकर, पेरियार, ललई सिंह, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, और दूसरी तरफ मार्क्सवाद। इन दोनों के एक स्वरूप को लेता हुआ उनका व्यक्तित्व आकार लेता है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत शुरू से ही इतिहास में, जब से दलित विमर्श शुरू हुआ 90 के दशक में, जब नव उदारवाद आता है और दलित विमर्श एक दूसरे रूप में जब आता है हमारे देश में, उससे पहले भी दलित विमर्श की तमाम विमर्श होते रहे हैं, चाहे वो मध्यकाल रहा हो, उससे पहले भी रहा हो, जो कि खुद हाशिए के समाज, उनकी जो किताब है उसमें उन्होंने उसको लिखा भी। तो ये चलता रहा है, लेकिन जितना तेज विद्रोह 90 के दशक के बाद हुआ है दलितवाद को लेकर, उससे पहले उस रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि उसमें अगर आप जाते हैं तो बड़ी बारीकी से उसमें भी कुछ सारे विद्रोह आपको दिखाई पड़े। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व आकार लेता है। कई बार वो मार्क्स की तरफ भी जाते हैं और कई बार वो अम्बेडकर की तरफ जाते हैं। कई बार वो बीच का कोई रास्ता निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इस चीज़ को सुलझाया जाए कि ये आंदोलन। इसीलिए जब आप उनको पढ़ेंगे या उनके इंटरव्यू सुनेंगे या उनसे बात भी करेंगे, तो हमेशा उन्होंने कहा कि बहुजन साहित्य होगा। दलितवादी साहित्य पर उन्होंने ज़्यादातर नहीं कभी मुहर लगाई, कहते भले रहे होंगे, या अम्बेडकरवादी साहित्य पर भी उन्होंने ज़्यादा मुहर नहीं लगाई। वो अम्बेडकर को लेते हैं, वो दलित साहित्य को लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, जब भी उनके सामने अक्सर इस बात पर विवाद भी होता रहा है कि पिछड़ा साहित्य क्या होता है या ओबीसी साहित्य क्या होता है, पसमानदा साहित्य क्या होता है, आदिवासी साहित्य क्या होता है। उनकी रचना क्रम में आप देखेंगे कि आदिवासी साहित्य को भी वो लेते हैं, पसमानदा विमर्श पर भी उन्होंने कई काम किया है, लगातार उस पर बोलते भी रहे हैं। और इसके बाद दलित साहित्य पर तो उनका काम ही रहा है, और भी बाकी हाशिए के जितने समाज हो सकते हैं, दलित महिलाओं पर उनका काम बहुत सारा रहा। तो हाशिए के जितने भी दायरे होंगे, जब हम उत्तर आधुनिकतावाद को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में उत्तर आधुनिकता सिद्धांत में आता ही है, हम लोग पढ़ते हैं, तो उत्तर आधुनिकता इस बात को कहता है कि सबका अपना अपना एक सत्य है, और हो सकता है कि इस टेबल को मैं इस दिशा से देखूं तो ये सत्य दिखाई पड़े, इस तरफ से देखूं तो ये सत्य, और इस तरफ से देखूं तो ये सत्य दिखाई पड़े। इसलिए अनुभव के आधार पर सबका अपना अपना एक सत्य हो सकता है। मैं बहुत मोटे शब्दों में देरिदा वगैरह को लेकर के बात कह रही हूँ। और एब्सोल्यूट जो ट्रुथ होता है, जो पूर्ण जो सत्य होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए सबके अपने सत्य होते हैं, उसी अनुभव के आधार पर समाज में सत्य को समझा जा सकता है, और इस आधार पर समाज कई 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 खांचों में बांटा जा सकता है। मसलन कि अगर कोई लंबा है और कोई छोटा है, अगर छोटे के साथ शोषण होता है, हाइट में अगर कम है उसके साथ शोषण होता है, तो उसकी एक धारा बनाई जा सकती है। अगर कोई और तरीके का है तो उसकी भी एक धारा बनाई जा सकती है। ट्रांसजेंडर विमर्श में
LGBTQ और प्लस मतलब और भी कई धाराएं बनाई जा सकती हैं। इस आधार पर धाराओं का कोई अंत नहीं, विमर्शों का कोई अंत नहीं, और ये चलते रहेंगे। ये उत्तर आधुनिकतावाद में आइडेंटिटी डिस्कोर्स में एक नई चीज दी, और चौथी राम जी इससे सहमत होते थे, लेकिन वे इस बात पर रोकते थे और टिकते थे और ये कहते थे कि हमें हाशिए का समाज कहना है। अगर हम उस हाशिए के समाज जिसको वो बहुजन कहते थे, उन्हीं के साथ के कई लोग कहते थे कि आपको पिछड़ा साहित्य पर ज्यादा बोलना चाहिए, पिछड़े वर्ग की भूमिका के ऐतिहासिक स्वरूप को सामने लाकर रखना चाहिए, और उन्होंने कहा कि पिछड़ा साहित्य मैं नहीं जानता कि क्या होता। बहुत सारे ओबीसी साहित्यकार हुए होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में पिछड़ा साहित्य क्या होता है वो इसको बहुत ठोस तरीके से कहते थे कि पिछड़ा साहित्य कोई ऐसी चीज नहीं होती है। अगर हाशिए के समाज को बहुजन समाज की तरह आप नहीं देखेंगे तो दिन ब दिन एक एक खांचे में ये सारा दलित साहित्य बढ़ जाएगा, और अंततः वह शासक वर्ग का दूसरा हाथ और उसको मजबूत करने का एक तरीका बन जाएगा। चौथी राम जी इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, और अंत तक आते आते वे इस बात से डरते भी थे जब वो मायावती के रोल को राजनीति में देख रहे थे या अखिलेश यादव के रोल को राजनीति में देख रहे थे। वो लगातार अपने इंटरव्यूज में भी बोलते थे और हम लोगों से भी बातचीत करते हुए बोलते थे। तो एक वही थे शायद दलित साहित्य की परंपरा में, दलित आलोचना की परंपरा में, जो इस बात को समझते थे कि इसके बाद अगर खांचे खांचे में दलित विमर्श बढ़ता है, तमाम तरह के जितने भी शोषण के और दायरे होते हैं अगर उसको बांट दिया जाता है, तो हाशिए के समाज की मुक्ति ऐसे संभव नहीं है। इसलिए वो उसे बार बार बहुजन साहित्य, बहुजन समाज कहा करते थे। कहने को तो दलित साहित्य भी बहुजन समाज ही कहता है, लेकिन अपने एसेंस में, अपने तत्व में वो बहुजन समाज के समूचे पक्ष को लेता नहीं था, जिस तरह से चौथे राम जी इस बात को बार बार जिक्र करते थे। तो मुझे लगता है कि वे एक अंतिम कड़ी होंगे, और वो मैं नहीं जानती, बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चौथी राम जी हिंदी साहित्य में, कम से कम हिंदी आलोचना में बहुजन साहित्य को जिस तरह से रखते थे ताकि वे खांचे खांचे में बंटकर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के उस रूप का शिकार ना हो जाए जिसको आगे चल के प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपने हाथ में ले लेंगी, उस चीज पर वो बल देते रहे, बार बार इस चीज को कहते रहे, और ये भी कहते रहे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी जरूरी है। मेरे साथ उनकी बातचीत हुआ करती थी, तो वो कहते थे कि तात्कालिक चीजों को काम करने के लिए कैसे तुम कहती है कि मैं तो कहती थी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस रूप में जरूरी है, लेकिन यहाँ उसकी एक सीमा बनती है। तो कहते थे कि सीमा भले बनती हो, लेकिन भारत में जैसे वर्ग और जाति का जो स्वरूप खड़ा हुआ है, उस रूप में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जरूरत हमें तत्कालीन रूप में जरूरत पड़ेगी, लेकिन दूरगामी तरीकों के लिए उसकी वो हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। और तब हमारी इस बात पर जिरह होती थी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसे 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभारा गया, उसकी फंडिंग जो है वो येल यूनिवर्सिटी है, जहाँ से ज्यादातर सिद्धांत निकलते हैं। फिर सोशल साइंसेस के बच्चे, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे या समाजशास्त्र के बच्चे उन थियरीज को लेकर पढ़ते हैं। धीरे धीरे वो थियरी हमारे यहाँ व्याप्त हो जाती है, हमें लगता है कि यही मेन स्ट्रीम की थियरी है, यही दुनिया भर में इसकी थियरी पर बात हो रही है। तो हम हिंदी वाले भी, साहित्य वाले भी, और जो भारतीय अनुशासनों में, डिसिप्लिन्स में जो हो रहा है उसमें भी उसी पर चर्चा करने लगते हैं। लेकिन ये सारा अक्सर शुरू होता है येल यूनिवर्सिटी से, अगर आप देखेंगे, और येल यूनिवर्सिटी को फंडिंग करती है दुनिया भर की तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतें, क्योंकि फंड के बिना डिस्कोर्सेस को नहीं चलाया जा सकता। आप हमेशा इस बात पर शक करिए कि अगर किसी चीज पर लगातार कार्यक्रमों की आपको सुविधा मिलती है, फंडिंग मिलती है, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, संस्थानों के लिए लगातार कुछ ना कुछ किया जाता है, समारोह किए जाते हैं, तो जाहिर है कि उसके पीछे कहीं आर्थिक की खेल हो रहा होगा, और वो शासक वर्ग की जरूरत हो सकता है। शासक वर्ग जब भी अपने क्राइसिस या संकट में होता है तो कई चीजों को सॉकर की तरह इस्तेमाल करता है। सॉकर यानी कि वो चीजें टूट ना जाएं, इसके लिए वो उस चीज का इस्तेमाल करता है। और चौथी राम जी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वे अंबेडकर को लिए हुए भी मार्क्स को पकड़ते थे। मैं चूंकि बहुत सारे वक्ता हैं तो ज्यादा तो वक्त नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूंगी कि हिंदी साहित्य या हिंदी आलोचना में
दलितवादी आलोचना तो बहुत सारी है, बहुत सारे लोग उस पर अभी भी काम कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। और जैसा कि काशीनाथ जी के वक्तव्य से पता चला कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने देखा कि दलितवादी जो आलोचना है वो अभी पूरा वो खाली है और उसमें कुछ काम किया जा सकता है। उन्होंने उसे पकड़ा, उस पर गहराई से काम किया, लेकिन वे जानते थे कि मार्क्सवाद के वर्ग को लिए बिना यहाँ की जाति को समझना भी कठिन है। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने तेलतुंबड़े को पढ़ा होगा और पढ़ा ही होगा, तो तेलतुंबड़े जिस तरह से समाजशास्त्र के अध्ययन, पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन में एक एक्टिविस्ट के तौर पर जिस तरह से अंबेडकर और मार्क्स के बीच की थियरी विकसित करते हैं, हिंदी आलोचना में मार्क्स और अंबेडकर की थियरी के आधार पर, उनकी पॉलिटिक्स के आधार पर जो साहित्य सिद्धांत, आलोचना सिद्धांत जो बनाते हैं, वे चौथी राम यादव बना रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो ठोस काम उस रूप में उभरता हुआ मुझे, जितनी मैंने पढ़ाई की है उसमें अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। इस नाते भी मैं समझती हूँ कि हमारी आलोचना की इस परंपरा के अंतिम कड़ी के रूप में मुझे दिखाई पड़ते हैं। और पूंजीवाद जैसे जैसे अपने क्राइसिस के दौर में जाएगा, वैसे वैसे ऐसे लोग हमसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया के दौर में है जहां बहुत सारे इंफॉर्मेशन लगातार आ रहे हैं और कोई भी ठोस समझ के साथ हम अपनी बात रखने में आज संभव हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। चौथी राम इस अर्थ में इस परंपरा के अंतिम आलोचक के तौर पर मैं देखती हूँ, बहुजन साहित्य से लेकर दलित साहित्य, अम्बेडकर साहित्य को लेकर तमाम चीजें लिखी जा रही है, लेकिन जो ठोस आलोचना है जिसमें कि एक ऐतिहासिक भौतिकवादी तरीके से आलोचना हो। अब आपको उदाहरण देती हूँ, उनकी जो किताब है उत्तर शती के विमर्श और हाशिए का समाज, उसमें शुरुआत भूमिका के तौर पर जो पहला लेख है वो भारतीय राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का लेख है कि नेशन स्टेट कैसे बनता है, भारतीय स्टेट जो बना है उसके पीछे कौन सी विचारधारा काम करती है, और वहां पर वो वर्ग और वर्ण को भी लेते हैं, अंबेडकर की सीमा भी बताते हैं और मार्क्स की जरूरत भी बताते हैं। यहाँ तक कि वो ये बताते हैं कि जो नया भारत होगा वो हाशिए के समाज और मजदूर वर्ग के सपनों का भारत होगा, ऐसा चौथी राम जी लिखते हैं। और वहीं से आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब वो हिंदी आलोचना में उतरते हैं और रामचंद्र शुक्ल पर आते हैं, तो बहुत सुखद आश्चर्य भी होता है कि वो शुक्ल जी के आलोचक हैं। सभी जानते हैं कि वो शुक्ल जी के आलोचक हैं और तुलसीदास को लेकर भी वो बहुत साफ तौर पर अपना विरोध दर्ज किया करते थे। लेकिन रामचंद्र शुक्ल को जब वो लेते हैं तो रामचंद्र शुक्ल की सारी खूबियां गिनाते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद हमें ये बाइनरी नहीं सिखाता। अब आज जो दलित आलोचना और अम्बेडकरवादी आलोचना है वो आप देखिए ध्यान से कि वो बाइनरी के साथ चल रही है। बाइनरी और खांचे से समाज कभी नहीं चलता, वो एक गति और डायलेक्टिकल प्रोसेस से चलता है। तो जब वो रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं तो बताते हैं कि शुक्ल जी में कविता की जो समझ थी वो बहुत बारीक थी। इसके बावजूद वो कहते हैं कि वो तुलसीदास को स्थापित करते हैं और कबीर को उस कविता से अलगा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि उनको सूफियों का अद्वैतवाद ज्यादा पसंद है, हालांकि उनको जो पुरानी शंकराचार्य की पद्धति से जो आया हुआ अद्वैतवाद है उसका उनको आकर्षण है और वो वैष्णव पद्धति की तरफ जाते हैं और उसको एस्टैब्लिश करते हैं। फिर वो उनको काटते भी हैं कि किस तरीके से उनको ये स्थापना करने की जरूरत थी, कि उनका झुकाव किस तरफ। तो रामचंद्र शुक्ल के प्रति एक अलग तरह से पॉजिटिव आलोचना करते करते धीरे धीरे हुए पूरे भक्ति काल की आलोचना करते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो लोक धर्मी आलोचक के रूप में चीजों को रखते हैं, खुद को ही नहीं बल्कि उस पूरी परंपरा को लेते हैं। तब मैं याद करती हूँ, ये उदाहरण थोड़ा अजीब होगा, बड़ा भी होगा। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जब लिखते हैं कोई किताब या अपनी फिलोसफी की किताब लिखते हैं तो वो हीगेल से उठाते हैं। हीगेल उनकी पुरानी परंपरा में आते हैं और हीगेल से उनके बड़े मतभेद हैं। हीगेल ने डायलेक्टिक्स की खोज की, उससे पहले आभासी तौर पर बहुत सारे लोगों ने खोज कर रखी है, हेराक्लाइटिस वगैरह ने भी कर रखी है जो नेचुरल फिलोसफर्स रहे। लेकिन हीगेल ने सैद्धांतिक तौर पर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को रखा और हीगेल को ही लेते हुए मार्क्स ने कहा ये मेरा नहीं है, ये हीगेल का दिया हुआ है। लेकिन हीगेल ने जिस सिद्धांत को अभी तक सर के बल रखा हुआ था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, यही मार्क्स कहते हैं। और हीगेल की उस परंपरा
यहाँ तक कि फायरबाख जो कि धर्म के आधार पर चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन डायलेक्टिक्स उनकी बहुत मजबूत है, उसको भी मार्क्स एंगल्स लेते हैं सिद्धांत, और उनकी जो बेकार चीज़ें हैं, जो भाववादी चीज़ें हैं, उसको छांट देते हैं। मैं देखती हूँ कि ये पुत्र चौथीराम यादव में रामचंद्र शुक्ल की आलोचना करते समय बहुत कई जगहों पर ये दिखाई देता है कि उस परंपरा में उन्होंने इसे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन यहाँ के बाद हम इससे आगे नहीं चल सकते। रामचंद्र शुक्ल की इस परंपरा को हम आगे के समाज में नहीं ले जा सकते। वहाँ वो बिल्कुल ठोस तरीके से बात रखते हैं। और उदाहरण आप देखिए, जब वो मैथिली शरण गुप्त पर बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त उनके कोई प्रिय रचनाकार नहीं, चौथीराम। मैथिली शरण गुप्त उनके कोई प्रिय रचनाकार नहीं है, लेकिन वे बोलते हैं कि कैसे लाला भगवान दीन ने उनकी रचनाओं को ठुकराया सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर। जयद्रथ वध से लेकर भारत भारती की जो आलोचना लाला भगवान दीन ने की, वो किसी बड़े आलोचक की आलोचना नहीं हो सकती, जिसमें इतनी छींटाकशी व्यक्तिगत तौर, जैसे हमारी अकादमिक दुनिया में एक दूसरे पर छींटाकशी करके लोग आलोचना बनाते हैं, उस तरह से लाला भगवान दीन ने मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की आलोचना की। और वहाँ पर वो मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगला नवजागरण जो होगा वो मैथिली शरण गुप्त के रास्ते से जाएगा। लाला भगवान दीन की आलोचना यहाँ के बाद से नहीं चलती। डायलेक्टिक्स यही कहता है कि समय जब बदलता है, समय के साथ साधन और उत्पादन जब बदलता है, तो स्थितियाँ बदलने लगती हैं। आप पुरानी चीज़ को एक हद तक लेकर के अगले तक ले जाते हैं, और यही आलोचना का मापदंड होना चाहिए। तो मैं जब भी उनको पढ़ती हूँ तो ये आभास मुझे उनकी आलोचना में दिखाई पड़ता है, और जहाँ तक पुरानी आलोचना रुक जाती है, वहाँ पर वो रोकते हैं उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर के जब वो दलितवाद पर आलोचना रखते हैं, और उन्होंने तेल तुमड़े को लेकर भी बातें रखी, आगे के समय में जब वो अकादमिक दुनिया से थोड़ा हटकर दलितवाद पर बिल्कुल खुल के राजनीतिक तौर पर जब बात करने लगे थे, तो उनकी सोच और उनके विचार में बहुत बड़ा फर्क दिखा है। तब वो सिर्फ अकादमिक आलोचक की तरह नहीं रहे, बल्कि एक राजनीतिक आलोचक की तरह भी वे अपनी बात स्पष्ट रूप से मंचों पर रखने लगे थे, एक एक्टिविस्ट के तौर पर। आप सभी जो उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, वे जानते होंगे कि बनारस में किसी भी तरीके का नागरिक प्रतिरोध हो, किसी भी तरीके के संगठन में कोई प्रतिरोध हो, किसी भी तरीके का कोई मार्च हो, कोई ऐसी चीज हो रही हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो, उसमें खुल करके बिल्कुल सामने आकर चौथीराम जी शिरकत किया करते थे और बुला। तो ये एक एक्टिविस्ट रूप जो उनका था, वो उनको धीरे धीरे अकादमिक आलोचना से अलग और ज्यादा बेहतर भी करता रहा। उसकी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन वो उनको बेहतर भी करता। जब आप तेल तुमड़े को पढ़ेंगे, जिससे कि चौथीराम जी के बड़े मतभेद भी रहे, तो तेल तुमड़े कहते हैं कि अम्बेडकर के साथ अम्बेडकर का सम्मान करते हुए वो कहते हैं कि अम्बेडकरवाद जैसी कोई चीज नहीं। आप लोग पढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आनंद तेल तुमड़े खुद लिखते हैं, और उनको कंफ्यूज किया जाता है कि उन्होंने अम्बेडकरवाद जैसा कोई शब्द किया। और वो बताते हैं स्पष्ट रूप से अपने लेखों में, जहाँ एक लेख है उनका, आप जानते होंगे, तुरिया कम और भी कई बहुत सारे लेख, जहाँ वो कहते हैं अम्बेडकरवाद जैसा कोई शब्द नहीं हो सकता है, और मैंने ये शब्द नहीं दिया है। अम्बेडकर को दलितवादियों ने ही सीमित खांचे में बंद कर दिया है, और जब तक उसे इस जाति व्यवस्था को वर्ग के साथ दलित भी नहीं जोड़ेंगे, और मार्क्सवाद, जैसा कि तुमड़े में मार्क्सवाद की आलोचना भी की, और चौथीराम यादव ने की आलोचना की। चौथीराम यादव ने उस तरह से आलोचना नहीं की, नामवर सिंह की परंपरा से तुलसीराम से बोलते हैं, उसकी आलोचना करते हुए आते हैं। तेल तुमड़े ने भी ये कहा कि सिद्धांत से, मार्क्सवाद के सिद्धांत से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारतीय मार्क्सवादियों की या मार्क्सवादी पार्टियों की उन्होंने आलोचना की, तो यहाँ घालमेल होता है। आप व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं, संगठन पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, अगर आपको सीधे सिद्धांत से कोई प्रॉब्लम है, तो फिर सिद्धांत को आपको हटाना चाहिए। जैसा कि तेल तुमड़े कहते हैं कि उनको सिद्धांत से समस्या नहीं है, और चौथीराम यादव भी कहते हैं कि उनको मार्क्सवादी सिद्धांत से समस्या नहीं है, लेकिन भारतीय मार्क्सवाद की शुरुआत जिस तरह से हुई, और शुरुआत में सीपीआई की स्थापना हुई, वहाँ पर जिस तरह से अम्बेडकर के साथ का जो व्यवहार हुआ उसको लेते हैं। यहाँ मेरी उनसे थोड़ी असहमति रही कि आप भारतीय मार्क्सवादियों को कह सकते हैं, पार्टियों को कह सकते हैं कि सिद्धांत में अगर समस्या है तो वहाँ लिखना
चाहिए आपको। ऐसे तो व्यक्तिगत तौर पर हम सभी को कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे इन्होंने ठीक काम नहीं किया, हम इनके साथ नहीं। तो मैं समझती हूँ कि तेलतुंबड़े जिस तरह से राजनीतिक अर्थशास्त्र में या सोशियोलॉजी में समाज में काम कर रहे हैं, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में, जहाँ पर पूंजीवादी क्राइसिस के दौर में दलितवाद इस संकट में फंस चुका है कि वो प्रतिक्रियावादी ताकतों का हाथ बन रहा है, उनकी मजबूती बन रहा है। आप तमाम उदाहरणों को ले लीजिए, मैं काचा इलैया का उदाहरण देके ही अपनी बात समाप्त करूंगी कि जो बड़े विचारक रहे, बड़े बुद्धिजीवी रहे, उन्होंने बफेलो डिस्कोर्स शुरू किया। अब आप बफेलो डिस्कोर्स शुरू में तो करेंगे तो कोई काउ डिस्कोर्स भी शुरू कर चुका है। और इसी तरह अरब के देशों में आप जाएंगे, इस्लामिक देशों में जाएंगे तो वहाँ कैमल यूरिन भी मिलता है, आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। तो इस तरह के डिस्कोर्सेस से, और काचा इलैया ने अभी अभी एक कार्यक्रम में इजराइल का पक्ष किया। तो जब हम दलितवाद में इन विमर्शों की तरफ जाते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि शासक वर्ग की नीतियां जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फंड करती हैं, उन पर काम करती हैं, तो वो आपको अपना हाथ बनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। प्रभात पटनायक का एक लेख है बार्गेनिंग आइडेंटिटी डिस्कोर्स में, जिसमें कि हम राज्य से कुछ हिस्सेदारी मांगते हैं, व्यवस्था नहीं जाएगी, सरकारें बदल जाएंगी, राज्य से हिस्सेदारी। ये सारी चीजें अक्सर चौथीराम की रचनाओं में आती थी, लेकिन वहाँ उनकी दृष्टि कई बार ओझल हो जाती थी। वो कहते थे कि अगर अम्बेडकरवाद वो भी नहीं कहते थे, लेकिन कहते थे कि अगर हम इसे नहीं लेंगे तो हम कैसे काम करेंगे। और मैं कहती थी कि अब पूंजीवाद, वित्त पूंजी के दौर में अगर हम इन चीज़ों को धीरे धीरे समझकर खात्मा नहीं करेंगे तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी। वो इस बात से सहमत। तो इस तरह से मैं एक किताब का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगी। यहाँ बहुत सारे युवा साथी बैठे हुए हैं, उनको पढ़नी चाहिए वो किताब। रंगनायकम्मा तेलुगु में लिखती हैं, उनकी किताब है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कास्ट क्वेश्चन, बुद्ध इज नॉट इनफ, अम्बेडकर इज नॉट इधर इनफ, मार्क्स इज मस्ट। तो वो ये नहीं कहते कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐतिहासिक प्रक्रिया से देखिए कि क्या बुद्धिज्म, जिसे कि तमाम लोग कहते हैं कि बुद्धमय भारत हम बना देंगे दलितवाद के लिए, तो बुद्धमय भारत, श्रीलंका तो है ही बगल में, आपके यहाँ म्यांमार तो है ही, तो बुद्ध भारत, बौद्ध भारत बना के बौद्ध धर्म को हम दर्शन के तौर पर, एक भौतिकवादी दर्शन के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं, अपनी राजनीति उससे भी प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसीराम चौथीराम जी कहा करते थे, और यहाँ पर वो फंसते भी थी, उनकी आलोचना की सीमा भी थी, और बार बार वो बौद्धिज्म को चलाते थे तो इन सब चीज़ों को खारिज कर दिया करते थे। और रंगनायकम्मा की वो किताब जानी जानी चाहिए, कास्ट क्वेश्चन, तो उनकी और किताबें हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हो गई हैं, और वो बोलती हैं कि पहचान की ही राजनीति अगर है तो हमारी पहचान किससे होनी चाहिए। सबसे ज्यादा श्रमिक वर्ग कौन है? दलित वर्ग। आज भी देखेंगे और पहले भी देखेंगे। तो उत्पादक में जो ये चीजें बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जिससे समाज चल रहा है, वो जो उत्पादक वर्ग है वो सबसे ज्यादा दलित है। अगर दलित के रूप में उसकी पहचान करेंगे तो आप धीरे धीरे आप राज्य में समाहित होने की तरफ चले जाएंगे, लेकिन श्रमिक के रूप में अपनी पहचान आप वहाँ असर्ट करते हैं तो जल्दी आपको राज्य समाहित नहीं कर सकता, क्योंकि उत्पादक वर्गों के साथ हमेशा उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए अब वो समय आ गया है, भले मार्क्सवादियों ने जो भी अपनी समस्या रखी उस सीपीआई के दौर में, जिससे कि हमेशा तालमेल नहीं बैठा चौधरी जी का और तेलतुंबड़े का भी नहीं बैठा, अभी वर्ग जिस तरह से एकदम असर्ट कर रहा है, वहां पर हमें दलितों की उस पहचान से ज्यादा श्रमिक की पहचान के आधार पर जब हम उनको रखेंगे तो चौथीराम जी की रचनाओं को पढ़ करके हम आगे की तरफ ले जाएंगे, जहां उन्होंने खुद कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर हो चाहे पेरियार हो, उनकी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए द्वंद्ववादी तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम, जैसे जैसे उत्पादक शक्तियां विकसित होती जाएगी, समाज बदलता जाएगा, उस तरीके से हमें उसे रखना होगा। और इसी रूप में मैं चौथीराम जी को इस परंपरा का अंतिम आलोचक मानती हूँ, जो कि इन चीज़ों पर बहस करते थे और उस द्वंद्ववादी तरीके को समझते थे और आलोचना में उसे समाहित करते थे। नामवर सिंह से भी उनकी बहुत सारी दूरियां थी, इसके बावजूद नामवर सिंह से उन्होंने बहुत कुछ लिया और उस परंपरा को आगे बढ़ाया। रामचंद्र शुक्ल की तारीफें की, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी को लाए, कबीर, रैदास जैसे लोगों का उन्होंने श्रमिक रूप और श्रम के सौंदर्य का रूप रखा। लेकिन यहाँ यही शिकायत है कि चौथीराम जी का दौर बीत गया। हमें सोचना चाहिए कि जितने उस समय के मध्यकालीन संत थे वो एक कामगार जगह से जुड़े हुए थे, यहीं पर कबीर रहा करते थे, कबीर जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे, आज भी बुनकरों की स्थिति आप देख लीजिए। लेकिन हम उस पहचान पर नहीं लिखते हैं।
हम उनको कबीर को आध्यात्मिक रहस्यवादी वगैरह वगैरह बना देते हैं या समाज सुधारक बना देते हैं। बुनकर थे, मैं काशी का जुलाहा। बहुत सारे लोग अलग अलग कामों से जुड़े हुए थे। उन कामों की पहचान हो, हमें आगे बढ़ाना है तो हम अपने पुराने विचारों के उन कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं बातों के आधार पर मैं उनको याद करती हूँ और उनके साथ हुई बहसों को याद रखिए। बहुत सारी बातें रहेगी जो आपके सामने बाद में कभी जरूरत होगी। बहुत बहुत